अरे राधे, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? तुम्हारी नहीं आ रही, म्यूट हो। यस मैम। हाँ, अभी आ रही है वॉइस तुम्हारी। चलो आज ये स्टार्ट करते हैं ग्राफ, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो, तो फैक्टराइजेशन लास्ट में करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग करते हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। क्या लिखा है? सम थाउजेंड है। देखो सम किसमें थाउजेंड है तुम्हारा, फिर 2000 है, फिर 3000 है, फिर 4000 है, फिर 100 है, फिर एनुअल। देखो इसमें कैसे देखना है ग्राफ में। सम कितना है? 1000, राइट। 1000, इसका मतलब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, फिर 3000 है, 4000 है। ठीक। अब उसके बाद तुम्हें देखना है ये एनुअल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 100। तो इसमें तो 100 है यहाँ पे। ठीक है। इसमें क्या है यहाँ पे? 200 है। ठीक है। फिर इसमें क्या है यहाँ पे? इसमें देखो क्या है? 300 है। और इसमें इसमें 400 होना चाहिए, है ना? यस मैम। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो सही दिख रहा है तुम्हारा। ऑप्शन ए ही होगा, है ना? देखो बी वाले में देखो 100 और 200 के बीच से स्टार्ट किया इन्होंने, जबकि इन्हें स्टार्ट करना था 1000 पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। अच्छा, उल्टा किया इन्होंने। ओके। तो अगर सम यहाँ पे इक्वल थे वन और 100। हाँ, ये वाला इनकरेक्ट है। ये वाला इनकरेक्ट है। देखो 100 पे 1000 होना चाहिए ना। अगर ये ऐसे लिया, उल्टा लिया है, तो यहाँ पे 1000 होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चेक कर लो आंसर क्या है इसका। प्रगति, इसका आंसर क्या है? ए वाला है, ऑप्शन ए। यस मैम। ठीक है। आया समझ में? बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है। चलो नो नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन। लिखा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लाइन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड इज। मतलब कि तुम्हें अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड इज। कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए ना। ऑप्शन सी। कितना है आंसर इसका? प्रगति, इसका आंसर बता दो। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, 2 पॉइंट्स। यस मैम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, रुको देखते हैं। एटलीस्ट। द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट रिक्वायर्ड इज। ओ, अच्छा समझ गए। अच्छा, इसकी बात कर रहा है ये। जैसे मैंने कोई ग्राफ लिया है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, तो कह रहा है कि अगर हमें लाइन ग्राफ ग्राफ बनाना है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड, तो 2 पॉइंट्स अगर हम दिखा दें और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो भी तो हम कहेंगे ना ये लाइन ग्राफ है। यस मैम।
इस तरह से ये लॉजिक लग रहा है। मुझे लगा था कि शायद इस पॉइंट को काउंट कर रहा है ये, बट ऐसा नहीं है, ये इस पॉइंट्स को काउंट कर रहा है, इसको और इसको। कि मतलब अगर दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक और दो पॉइंट्स हैं, तो अगर हमें लाइन ग्राफ बनाना है तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए कम से कम दो पॉइंट्स हमें चाहिए ताकि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। आ रहा है समझ में? यस मैम। At least two numbers of points. To draw a graph of a line, the least number of points required is two. अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए ही होंगे उस ग्राफ पे, तभी हम वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको कंसीडर नहीं किया हमने, मतलब ये लाइन को, तो इसको अगर ऐसा ड्रॉ किया तो बन जाएंगे हाँ, हो एक पॉइंट जाएगा। और एक। हो जाएगा, लेकिन वो पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम तुम्हें दे दें 0,0, ये एक पॉइंट हो गया मान लो ए, दूसरा पॉइंट हो गया मान लो 2,3, तो दो पॉइंट्स हमने दिए ना, तब तो तुम ड्रॉ कर पाओगे ना लाइन। एटलीस्ट दो यस। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होने चाहिए, तब तुम वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज वो लाइन तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसकी तुम्हें एटलीस्ट उसकी क्या बोलते हैं, लोकेशन पता होनी चाहिए वो दोनों पॉइंट्स की, तब तुम वो दोनों पॉइंट्स मतलब लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला। कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 3 से 4, मतलब 3 और 4 बेसिस पे, इसके बेसिस पे। यस मैम। देखो इसमें लिखा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी आवर। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो ग्राफ है हमारा एक टेम्परेचर का है जो कि हमने रिकॉर्ड किया हर एक घंटे का। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखो थोड़ा ध्यान से। अब 10 बजे टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे टेम्परेचर कितना था? 26 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे टेम्परेचर कितना था? अगेन 26। फिर 1 बजे कितना हो गया? 27 डिग्री। फिर 2 बजे कितना हो गया? अगेन 27। और फिर 3 बजे हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट 12 नून? तो बताओ 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 26 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर? अब देखो हाईएस्ट कितना है? 27 डिग्री है, और लोएस्ट कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के टू बीच में डिग्री डिफरेंस कितना सेल्सियस है? 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन तो ए चेक कर लो, आंसर यही है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इजी है, काफी चैप्टर है ना। यस मैम। यस मैम। कल वाला ऊपर से निकल रहा था, तुम लोग की शक्लें देखने लगते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आसानी चैप्टर का अभी कल का। हाँ आसान तो है, वो पढ़ी ही नहीं है ना, अभी पढ़ेंगी तब उनको आसान लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ? इसमें से तुम्हें बताना है कौन सा टाइम और टेम्परेचर ग्राफ नहीं हो सकता। बी। बताओ कैसे? सॉरी सी। कैसे? सी सी। कैसे? नो सॉरी। बताओ कैसे। बताओ इसका क्या होगा आंसर, कौन बताएगा? कैसे मैंगो, एक्सप्लेन तो करो। कौन बताएगा, किसी को आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ? इसमें से कौन सा टाइम और टेम्परेचर ग्राफ नहीं हो सकता है? लॉजिक बताओ क्या है।
आता है किसी को? किसी को नहीं आता? बस फोटो दिखानी पड़ेगी उसको उसको फोटो बतानी पड़ेगी उसको। देख रहे क्या पता हो यही वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन। मैम बी। कैसे? क्योंकि मैम वर्टिकल लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते ना टाइम टेम्परेचर ग्राफ पे, वो इम्पॉसिबल है। मतलब हम्म। क्या वर्टिकल मतलब कि हॉरिजेंटल? हाँ। वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं टाइम टेम्परेचर के ग्राफ में। क्यों? नहीं कर सकते। मैंने जितने भी मेरी बुक में ग्राफ देखे हैं ना उसमें ये लाइन नहीं होती है। तुम बस रटती हो रटती हो। मैम देख लेना, यही आंसर होगा बी ऑप्शन। अरे तो पता होना चाहिए ना, ऐसे रट के क्या फायदा कि हाँ हमने रट्टा मार लिया वर्टिकल मैम नहीं यही होती। तो बोल रही हूँ ना कि वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि टाइम टेम्परेचर के ग्राफ पर हम वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बस नहीं होता, बस अरे मेरी बुक नहीं में भी होता ऐसा तो ग्राफ था। क्यों नहीं होता? रीजन होगा ना, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना। हम्म। समझ गए। ठीक है, देखो आया समझ में। क्यों रेविका, बताओ क्यों नहीं होता, रीजन। बताया वर्टिकल लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते हाँ हैं लेकिन क्यों नहीं टाइम हो सकती? टेम्परेचर। वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन मतलब मतलब एक ही टाइम के ऊपर मतलब ऐसा कांस्टेंट बढ़ देते जा रहा है, मतलब एक ही समय चल रहा है टाइम उतना टेम्परेचर ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब वही सेम टाइम पे। हाँ सेम टाइम पे दो टेम्परेचर कैसे हो सकता है ना? वही। ये चीज है। मतलब जैसे मान लो, अगर हमने कोई ग्राफ उठाया, ठीक है, तो मान लो ये 10 बजे हैं, फिर उसके बाद 11 बज गए, फिर 12 बज गए, 13, फिर मान लो 1 बज गए, ठीक है। तो 10 बजे मान लो टेम्परेचर यहाँ पे था, फिर 11 बजे थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 12 बजे और बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद 1 बजे और बढ़ गया, बीच में थोड़ी देर कांस्टेंट हुआ था। ये तो हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद सी वाले में मान लो यहाँ पे कुछ टाइम रहा होगा, उस टाइम टेम्परेचर इतना है, फिर उस टाइम टाइम यहाँ रहा होगा, उस टाइम टेम्परेचर गिर गया, कम हो गया, फिर उसके बाद कुछ देर कांस्टेंट रहा, उतना ही रहा, फिर इस टाइम पे टेम्परेचर फिर कांस्टेंट था, फिर उसके बाद डाउन हुआ। ये भी सही है ग्राफ। उसके बाद इस टाइम पे मान लो टेम्परेचर यहाँ पे था, फिर इस टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो गया, फिर कुछ देर कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया। ये पॉसिबल है। लेकिन अब वी ग्राफ को अगर हम देखते हैं, तो इस टाइम पे टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री पे है, ठीक। फिर कुछ देर बाद थोड़ा सा बढ़ा, कुछ देर बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर उसी टाइम पे वो ऊपर कैसे जाएगा? बढ़ के यहीं पे आएगा ना। तो स्ट्रेट ऊपर कैसे जाएगा? एक टाइम पे टेम्परेचर मान लो यहाँ पे आया, तो उसी लाइन में बढ़ेगा कैसे, है ना? एक टाइम पे तो एक ही टेम्परेचर शो करेगा ना। यस मैम। तो एक टाइम पे दो टेम्परेचर कैसे शो कर सकता है ना? देखो, आ रहा है और समझ मैम में? सडनली आया। इंक्रीज हो गया हम लोग। हाँ फिर उसके बाद नहीं, इंक्रीज तो हो सकता है सडन, उसमें कोई इशू नहीं है। सडनली इंक्रीज हो सकता है, बट एक टाइम पे स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती ना। कि एक टाइम मान लो यहाँ पे 10 बजा है, 10 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री भी शो कर रहा है, 20 डिग्री भी शो कर रहा है, 30 डिग्री भी शो कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है?
आखिर टेम्परेचर में तो यस एक मैम। ही टेम्परेचर शो करेगा ना, एक टाइम पे 10 बजा होगा उस टाइम। तो या तो वो 10 डिग्री दिखाएगा, या तो वो 20 डिग्री दिखाएगा, या 30 डिग्री दिखाएगा। अब ये तीनों डिग्री एक साथ 10 बजे नहीं दिखा सकता ना। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस यस। मैम। क्लियर हुआ लॉजिक? यस मैम। रेविका कहाँ गई? वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती? देखो क्यों नहीं हो सकती है, चुप हो जाती है फिर। हेलो रेविका, कहाँ चली गई? गायब? खाना खाने लगी क्या? सो गई? कहाँ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेविका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। इसमें क्या है, 6 7 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें। द लाइन ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ टू स्टूडेंट। अब देखो ये लाइन ग्राफ जो है ना, वो दो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस शो कर रही है, एक ए है और एक बी है। ठीक है। और ड्यूरिंग अ ईयर, एक ही साल की है, दोनों सेम ईयर स्टूडेंट हैं, सेम ईयर की परफॉर्मेंस है। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ को हमें देखना है और आंसर करना है क्वेश्चंस को। बताओ आराध्या, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इन विच टेस्ट स्टूडेंट बी शोड हीज वर्स्ट परफॉर्मेंस। सबसे खराब परफॉर्मेंस कब हुई थी स्टूडेंट बी की? तो डॉटेड लाइन से देखो, टेस्ट नंबर, एक नंबर कब आया था उसका? नहीं, मार्क्स इधर है। और ये सब क्या है? आई थिंक टेस्ट होंगे ड्यूरिंग ईयर। टेस्ट नंबर्स, अच्छा ये टेस्ट नंबर हैं। पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट, चौथे टेस्ट, पांचवे टेस्ट, मतलब 5 टेस्ट हुए होंगे। और सारे टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं। तो सबसे कम मार्क्स कब आए थे स्टूडेंट बी के? टेस्ट 1 में। तो ऑप्शन डी होगा, है ना? और यस मैम। उसके बाद है क्वेश्चन, इन ऑल हुज परफॉर्मेंस इज बेटर ड्यूरिंग द ईयर। इन ऑल हुज परफॉर्मेंस इज बेटर ड्यूरिंग द ईयर, तुम्हें बताना है कि सब में, सब में किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर थी। तो तुम टोटल। देखोगी कि स्टूडेंट बी की या फिर ए की। आई थिंक सी एंड डी है बी क्या की। इसका आंसर? मैम बी की होगी मैम। कितना है आंसर इसका ऑप्शन? सी। पहले वाले का, 6 का। और डी। 6 का डी, और 7 का सी। सी, स्टूडेंट बी। मतलब ये डॉटेड लाइन वाला, मतलब ये ऊपर वाला। अच्छा, पर ये चौथे टेस्ट में तो इसके नंबर कम आए थे और स्टूडेंट ए के ज्यादा चौथा थे। टेस्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं ही नहीं है। फोर्थ टेस्ट फोर्थ का ऑप्शन ही नहीं है ना। हम्म। तो इसमें क्या करना चाहिए? आई थिंक एवरेज निकालना चाहिए तुमको फिर। एवरेज निकाल लो, कितने टेस्ट हुए, 1 2 3 4 5 टेस्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट ए का एवरेज निकालो, कितना आएगा? 60 प्लस। अब कुछ 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 परफेक्ट नंबर नहीं उसमें, मतलब बीच में रख रख कुछ नंबर उसमें। 85 हम्म। प्लस 75 प्लस 60 60। प्लस 65। 65। यस मैम। ठीक है। ठीक है, अब इनका एवरेज निकाल लो। तो ये स्टूडेंट बी का एवरेज मार्क्स आ जाएगा। एवरेज से तुम्हें पता चल जाएगा कौन बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ से हो वन जाएगा फिफ्टी टू 60 पॉइंट फाइव प्लस 85 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 65 प्लस। डिवाइडेड बाय 5, 69 आ रहा है ना?
69%। सॉरी, 5 से डिवाइड करना था। तो पहले वाले के कितने आ रहे हैं स्टूडेंट बी के? 69%। अब स्टूडेंट ए का निकाल लो। ए का हो जाएगा तुम्हारा 50 प्लस प्लस 70 75। प्लस 75। 75 है। हाँ 75 अच्छा, के साथ 75, ओके। ठीक है, 75 प्लस 60 प्लस 70। 70 प्लस 80। 80। इनका एवरेज निकालते हैं, कितना आ रहा है? 50 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका 67% आ रहा है, 2% कम है इसका, है ना, ए का। तो इसलिए स्टूडेंट बी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में एवरेज जरूर निकाल लेना, हो सकता है तुमसे गलती हो जाए। हो सकता है तुम्हें देखने में लगे कि स्टूडेंट ए की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, स्टूडेंट बी की ज्यादा अच्छी, बट हो सकता है ऑप्शन में कुछ और ही हो। तो एवरेज निकाल लेना ऐसे क्वेश्चंस के केसेस में, तो उससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। मैं कांट बी डिटरमाइन कब आऊंगा इस ऑप्शन पे? नहीं, सीएनडी नहीं लगाएंगे हम। सीएनडी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब तुम एवरेज निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किसकी परफॉर्मेंस अच्छी ज्यादा जा रही है। मेंबर कभी कभी उन दो नंबर के बीच में मतलब लगा देते, तो उसमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि बीच में डायरेक्ट के मतलब आगे पीछे उसमें, देखना पड़ेगा जैसे फिर। 80 और 90। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 85 बोलते पर 83 या 86 हो जाता है। अच्छा, समझ गए क्या कह रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करना है इसमें। 8 और 9। लिखा है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय आशिमा इन 5 months। रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स रीड इन मई, जून एंड जुलाई टू द नंबर टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड इन 5 months। तो मई और जुलाई में कितनी रीड करी थी इन्होंने? एक मई में 14, टुगेदर और उसके बाद जुलाई में कितनी पढ़ी थी इन्होंने? 20। 20। तो रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स रीड इन मई एंड जून। मई और जून मिला के कितना हो जाएगा? 34। टुगेदर और उसके बाद क्या है? टू द टोटल, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 5 months। कितनी है? 14 प्लस 18 18। प्लस 14 14। प्लस 16 16। प्लस 20, राइट। इनका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? 34/14 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 16 82। 82। प्लस 20। 82। 82। अब ऊपर नीचे डिवाइड कर दो 2 से, तो नीचे आ जाएगा 17 41 upon 41। और ऊपर आ जाएगा 17, है ना। यस मैम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है हाउ मैनी मोर बुक्स वेयर रीड बाय आशिमा इन अप्रैल देन मार्च। मार्च और अप्रैल का डिफरेंस चाहिए तुम्हें। मार्च और अप्रैल, मतलब पहले फोर। दोनों का। 4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्योंकि मार्च में कितना है? 14 है और अप्रैल में 18 है, तो 18 - 4 तो 4 ही होता है ना। 18 माइनस 14। 18। फोर्टीन हाँ, 18 - 14 4 होता है। इसका मतलब 4 बुक उसने एक्स्ट्रा पढ़ ली अप्रैल में। Next question. In which of the following pair the first term is independent variable and the second term is dependent variable in the line graph? तुम्हें अब ये क्वेश्चन बताना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें द फर्स्ट टर्म इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकेंड टर्म इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन द लाइन ग्राफ। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, साइड ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ये इससे रिलेटेड नहीं है ऊपर वालों से। 8 9 ही था खाली इसका। ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग से सॉल्व करो।
चलो बताओ इसका आंसर। ऑप्शन डी। कैसे? मैम क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब जितना हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना अमाउंट ज्यादा आएंगे उसका। वेरी गुड, तो ये जितना कम डायरेक्ट हो यूज गया, करेंगे हाँ। कम आएगा। डिपेंडेंट है, ठीक और है। और जो साइड ऑफ स्क्वायर है, अगर उसको जितना साइड बड़ा रहेगा उतना पेरीमीटर भी बड़ा रहेगा उसका। वेरी गुड, सही है। सम नेक्स्ट। ऑफ डिपॉजिट अगर ज्यादा रहा तो सिंपल इंटरेस्ट भी ज्यादा आएंगे उसका। हाँ ऑल ऑफ सही। दिस। ऑल ऑफ दिस सही, परफेक्ट। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि इन द फर्स्ट टर्म इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड टर्म इज डिपेंडेंट वेरिएबल इन द लाइन ग्राफ। मतलब कि एक दूसरे पे एक एक इंडिपेंडेंट है मान लो, एक इंडिपेंडेंट है मान लो, दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो हम जितनी चाहे बढ़ा दें। लेकिन अब अमाउंट ऑफ बिल तो इस पे डिपेंडेंट है ना, कि अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी बढ़ा दी अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंट है क्योंकि, तो अमाउंट ऑफ बिल तो फिर ज्यादा आ जाएगा ना तुम्हारा, वो डिपेंडेंट हो गया उस पर। नेक्स्ट है यस। तुम्हारा साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि साइड ऑफ ए स्क्वायर वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, जितनी मर्जी उतना बड़ा कर लो साइड। अब पेरीमीटर उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, कि अगर तुमने साइड बढ़ा दिया तो पेरीमीटर बढ़ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट सम डिपॉजिट। अब सम डिपॉजिट तुम्हारे हाथ में, जितनी मर्जी उतना चाहे जमा कर लो बैंक में, एसआई पे। तो अर्नड इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये अब इस पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो उसका, चलो ठीक है, सी गई है वैसे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 12, ये वाला। लिखा है द ग्राफ शोज, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। लिखा है द ग्राफ शोज बिलो exhibits the rate of interest on a fixed deposit up to 1 year announced by the Reserve Bank of India in different years. Read the graph and answer the following question. अब देखो इसमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखी है और ईयर दे रखा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम क्या है इसमें, 10 है, और मिनिमम क्या है, ये वाला। मतलब मिनिमम इनके बीच में आ रहा है ना। ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 10 माइनस। 12 आएंगे ना उसका तो मैक्सिमम में तो। अच्छा हाँ, ऊपर वाला सही कह रहे हो। ये होगा। 12 के ऊपर जा रहे लगता है। 12 के हम्म, ऊपर जा रहे कि 12 ट्वेल्व पे। माइनस सिक्स। 12 ही है, 12 ही है। 12 माइनस, ये 6 पे दिया है क्या एग्जैक्टली, तो टेढ़ी नहीं हो जाएगी। मैम वो 7 पर है। 7 होगा। 12 - 7 कितना है आंसर, हाँ। 5 है 5। क्या? 5। 5 है, चेक करो। यस मैम, 12 - 7 5। क्योंकि 7 पे जा रहा है, 6 से हल्का सा ऊपर है देखो। यस मैम। उसके बाद द सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1993 एंड 1998 इज। अच्छा, 1993 का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे है, इनके 9। बीच में। 9। हाँ, 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। और उसके बाद 1998 पे 11 शायद। 10। 10 है, 10। 10 है 10। इनका सम निकालना है, 19 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। इन दोनों का सम बताना था तुम्हें, है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये लास्ट वाला रह गया, 11 12। अच्छा वो तो गया, ठीक है। हो गया। हम्म। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है। ग्राफ दिख रहा है? यस मैम। ओके, क्या है क्वेश्चन, 13 से 15 तक का है ना, तो इसका मतलब 15 तक इंक्लूड कर लो।
ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ए कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरियाज टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट. हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ. स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मतलब डिस्टेंस दिया है और टाइम दे रखा है कि इतने बजे वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू रीच द प्लेस ऑफ मर्चेंट. हाउ अच्छा, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू रीच द प्लेस ऑफ मर्चेंट. अच्छा, टोटल टाइम बताना है तुम्हें. 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12. कितने घंटे हुए? 12 तक नहीं है। आई थिंक मैम 12 और थ्री पॉइंट बीच फाइव में। 3.5 आवर्स. 12 और 11 के बीच में है वो लाइन। मैम 3.5 आवर्स होगा. कैसे? मैम 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और ये जो पॉइंट है और 11 और 12 के बीच में आ रहा है ना. हम्म. हाँ, बात तो सही. आंसर कितना है इसका? दृश्य, अरे प्रगति. हम 3.5। सही बता रही है. देखो, 8 से 9 1 घंटे हो गया. फिर 9 से 10 दूसरा घंटा, 10 से 11 तीसरा घंटा. और उसके बाद ये तो आधे ही घंटे यहाँ तक मतलब आधे ही घंटे तक ट्रेवल किया है ना. 11:30 तक ट्रेवल किया है. इसका मतलब 3.5 आवर्स उसने ट्रेवल किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. क्या क्वेश्चन में हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन. अच्छा, टोटल क्या बोला है, डिस्टेंस कितना होगा? 22 शायद। देखो आंसर यही है. यस मैम 22 है। फाइनल डिस्टेंस निकालनी है. मतलब यहाँ से कितना दूर है. तो वो 22 किलोमीटर है. तभी 11:30 बजे वो 22 किलोमीटर पहुंचेगा. उसके बाद ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट. अब सबसे ज्यादा फास्ट किस टाइम पे उसने ट्रेवल किया था? देखो, 8 से 9 के बीच में उसने ज्यादा तेज ट्रेवल किया होगा ना, तभी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा. यस मैम। है ना, 8 से 9 है इसका आंसर. यस मैम. यस मैम। ठीक है. तो पहले का हो गया 3.5, इसका हो गया 22, और 8 से 9 चेक कर लो, सही है आंसर सारे. यस मैम सारी सही है। ठीक है, 8 से 9 के बीच में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. देखो ये लाइन ज्यादा लंबी है, स्ट्रेट लाइन. इसलिए हम देख सकते हैं कि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है. मतलब 0 से लेकर 10 तक, मतलब 10 किलोमीटर वो 8 से 9 के बीच में कवर कर दिया है. उसके बाद 9 से 10 के बीच में उसने कितना कवर किया है? 6 किलोमीटर. फिर 10 से 11 के बीच में उसने कितना कवर किया है? 10 से 11 के बीच में आई थिंक 1 भी किलोमीटर कवर नहीं किया है. वो सिर्फ रेस्ट किया होगा, धीरे धीरे चला, कुछ नहीं किया. आधे घंटा। आधे घंटे. उसके बाद फिर 10:30 से 11 तक में वो फिर से चलना स्टार्ट किया, साढ़े साढ़े ग्यारह दस बजे फिर 11:30 बजे तक वो फिर उसके बाद ट्रेवल किया है 16 से 22 किलोमीटर तक. मतलब 16 - 22 होता है 6 किलोमीटर. और 6 किलोमीटर कवर किया वहां पे. क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाला, ये सेपरेट क्वेश्चन है सारे. The graph shows the temperature forecast and the actual temperature of a city on 10 days. ठीक है, एक्चुअल है कुछ. एक एक्चुअल का ग्राफ है और एक प्रिडिक्शन का ग्राफ है. प्रिडिक्शन मतलब कि हमने अनुमान लगा लिया. ठीक. On what day the graph shows the maximum deviation of actual temperature from the forecast? ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, पहले दिन देखो, पहले दिन कितना इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच में. 1 डिग्री का. एक फिर दूसरे एक दिन में डिग्री। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है. 1 डिग्री। फिर तीसरे दिन. 1 डिग्री। फिर चौथे दिन. 1 डिग्री। पांचवें दिन. एक एक डिग्री डिग्री
सिक्स, छठवें दिन तो एक भी डिग्री नहीं है। सेवेंथ डे। पर 1 डिग्री। और देन एट्थ डे में सबसे ज्यादा डेविएशन दिख रहा है दो शायद। डिग्री एट्थ डिग्री, हाँ, 8 वाले डे में इसके और दो इसके डिग्री बीच है। में 2 डिग्री का डेविएशन दिख रहा है। नाइन्थ वाले में एक है, और 10 वाले में तो उससे भी ज्यादा है, 3 डिग्री। है डिग्री ना? है। इसका आंसर क्या यस होगा? मैम। 10 डे। चेक करो, यही है। यस मैम, यही है। डे 10 है ना? यस आया समझ में? मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The graph shows the production of cycles by two factories A and B for 10 years. ठीक है, इसका क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। Find the production of cycles by A in the year when combined production of cycles was maximum. अब देखो, इस ग्राफ में लिखा है द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स बाय टू फैक्ट्रीज ए एंड बी, मतलब ए और बी दो फैक्ट्रीज हैं तुम्हारी। 10 साल का वो प्रोडक्शन शो कर रही हैं। तो पहले साल में कितना हुआ प्रोडक्शन इनका? 36 और 38 के बीच में, मतलब 37,000। ए और बी दो फैक्ट्रीज हैं। द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल ए इन द ईयर व्हेन कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स वाज मैक्सिमम। ए का मैक्सिमम कब है? 48। इसका आंसर क्या है देखो। इसका आंसर ऑप्शन ए, 47। 47। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स मैक्सिमम। इन दोनों में का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए शायद। तो साइकिल ए की बात क्यों कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ साइकिल बाय ए। शायद दोनों का प्रोडक्शन मैक्सिमम होके ए का प्रोडक्शन। हम्म तो वो होगा ईयर 3। कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ साइकिल वाज मैक्सिमम मींस दोनों का एडिशन। और फिर फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ ए साइकिल्स बाय ए इन द ईयर, वही ईयर में ए की साइकिल्स की प्रोडक्शन। मींस दोनों का जिस ईयर में मैक्सिमम कंबाइंड प्रोडक्शन होगा उस ईयर में ए का प्रोडक्शन। समझ गया।